सो वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्किल ग्रेविट क्लासेस में स्वागत है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बाकी हम जीके जीएस के सुपर 30 क्वेश्चंस की सीरीज को चला रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें सामान्य ज्ञान और विज्ञान के क्वेश्चंस रहते हैं। ये यूपीएससी, एसएससी, रेलवे एग्जाम्स, वनडे एग्जाम्स और यूपी पुलिस, जिसमें अभी बहुत ही कम टाइम बचा है। आप देख सकते हैं कि अभी बस 1 वीक का ही टाइम है, तो ये उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच मतभेदों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 1907 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1927 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1916 ईस्वी एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 1922 ईस्वी। तो फटाफट से आप कमेंट करके हमें इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कि सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1907 ईस्वी। चरमपंथियों नरमपंथियों के मतभेद के कारण कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक कौन है ना। कि आपको चार ऑप्शंस दिए हैं, राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी गुजरात। इन चारों में से आपको ये बताना है कि प्रमुख उत्पादक कौन है किसका, चावल का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में चावल की उत्पादकता क्या है, प्रमुख रूप से की जाती है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। क्या पूछा आपसे, सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपका राजकोषीय नीति, ऑप्शन बी भुगतान संतुलन, ऑप्शन सी आयात निर्यात विधि या फिर नीति और ऑप्शन डी मौद्रिक नीति। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राजकोषीय नीति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछ रहा है आपसे, भारत में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, हरित राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए है आपका 2000, ठीक है, ऑप्शन बी है आपका 2001, सॉरी 2001, ऑप्शन सी है आपका 2014 एंड ऑप्शन सी है आपका 1997। ठीक है, तो फटाफट से आप इसका आंसर बताइए कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना भारत में कब की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी 2001। 2001 में ही राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रेरी या फिर प्रेरीज में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, तो ये कहाँ पे होते हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन ए आपका उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका एंड ऑप्शन डी एशिया। ठीक है, तो प्रेरी या फिर प्रेरीज जो शीतोष्ण घास के मैदान है ये कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में ही क्या पाए जाते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको क्या कहा जाता है, प्रेरी बोला जाता है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है। ठीक है, हमें स्वाइन फ्लू बताना है कि कौन से विषाणु से होता है। ऑप्शन ए आपका है H1N1 विषाणु, ऑप्शन बी इबोला विषाणु, ऑप्शन सी अलर्ट विषाणु या फिर रेबीज एंड ऑप्शन डी मारबर्ग विषाणु। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा कि स्वाइन फ्लू आपका H1N1 विषाणु से होता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 7, जिसमें क्या पूछ रहा है आपसे, क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं। क्या पूछा आपसे, क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं। ऑप्शन ए आपका है क्या, केंद्रीय गृह मंत्री,
ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो क्षेत्रीय परिषद के सम्मान्य अध्यक्ष आपको पता होगा कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या है आपका 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? क्या पूछा आपसे 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले एंड ऑप्शन डी श्री नारायण गुरु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसका आंसर फटाफट से हमें कमेंट में करके बताइए कि हरिजन संघ की स्थापना कौन किया था। ठीक है, तो 1932 में हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो डांस से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, तो ये उत्तर प्रदेश के लिए पूछा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है आपका ए भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर बी ओडिसी, ऑप्शन सी कथक एंड ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की क्या बताना है आपको? शास्त्रीय नृत्य शैली बतानी है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कथक। ठीक है, कथक ही क्या है? उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव कौन आयोजित करता है? क्या पूछा है? राष्ट्रपति के पद का चुनाव कौन आयोजित करता है? ऑप्शन है आपका भारत निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कि चुनाव किसी का भी आयोजन हो तो वो कौन करेगा? भारतीय निर्वाचन आयोग करेंगे। ठीक है, चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? 11 में आपसे क्या पूछ रहा है? हाल ही में विमेन हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? क्या पूछा आपसे? विमेन हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है आपका भारत, ऑप्शन सी ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी थाईलैंड एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो 11 का सही आंसर हो जाएगा कि विमेन हॉकी एशिया कप वो चीन में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन, कोपेनहेगन निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? ठीक है, कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए आपका न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी डेनमार्क एंड ऑप्शन डी नॉर्वे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप इसका आंसर हमें फटाफट से कमेंट करके बताइए कि कोपेनहेगन देश की राजधानी कौन सी है, किस देश की राजधानी है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे वो क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, ऑप्शन सी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ऑफ अन्य। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। इसमें क्या किया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। तो चलते हम अपने अगले क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधीक्षण के तहत कार्य करता है ना? तो ये कौन कार्य करता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए आपका गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी विदेश मंत्रालय और ऑप्शन डी कार्मिक मंत्रालय। तो 14 का जो सही आंसर होगा
वो क्या होगा? कार्मिक मंत्रालय। कार्मिक मंत्रालय ही क्या करता है? केंद्रीय जांच ब्यूरो का अधीक्षण के तहत कार्य करता है। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या कह रहा है कि प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? क्या पूछा है कि प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? ऑप्शन है आपका के एम मुंशी, ऑप्शन बी एन माधव राव, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन डी है आपका अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए के एम मुंशी, जिन्होंने क्या कहा था कि संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था। किसको वर्णित किया था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रस्तावना को, प्रीएम्बल को। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो स्किल ग्रैबिट क्लासेस को आप जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें। ठीक है, तो 16 में वो आपसे क्या कह रहा है कि पहला आयकर अधिनियम वर्ष कौन से वर्ष में पेश किया गया था? पहला आयकर अधिनियम वर्ष क्या है? तो ऑप्शन है आपका 1860 ईस्वी, ऑप्शन बी 1844 ईस्वी, ऑप्शन सी आपका 1938 ईस्वी और ऑप्शन डी है आपका 1880 ईस्वी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है आपका? 1860 ईस्वी। एक मिनट। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। क्या था? 1860 ईस्वी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है 17 में आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है? ठीक है, कि कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है? ऑप्शन है आपका हाइपर टेक्स्ट, पी प्रोसेसर या फिर पीएचपी, ऑप्शन बी है आपका मॉडेम, ऑप्शन सी है आपका टीसीपी या फिर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और ऑप्शन डी एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है 18। क्या पूछ रहा है आपसे? भारतीय संविधान का अनुच्छेद, क्या पूछा आपसे? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन है आपका शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार, ऑप्शन सी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा और ऑप्शन डी धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो आपको ये बताना है। ठीक, तो क्या पूछा है आपसे? तो इसका सही आंसर आप बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार मेंशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 में क्या पूछ रहा है आपसे कि रेड क्लिफ रेखा द्वारा भारत और किस देश के बीच सीमांकन किया गया था? ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा द्वारा हमें बताना है कि भारत और किस देश के बीच सीमांकन किया गया था, ये किसकी बॉर्डर लाइन है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका चीन, ऑप्शन बी है आपका नेपाल और ऑप्शन सी है आपका पाकिस्तान, ऑप्शन डी है आपका अफगानिस्तान। तो 19 का जो सही आंसर है कि रेड क्लिफ कहाँ पे आपका? ये पाकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के बीच का सीमांकन है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 में वो आपसे क्या पूछ रहा है कि शेर शाह ने ग्रांड ट्रंक रोड इनको जोड़ने के लिए बनवाई थी। तो कौन कौन से दो ऐसे प्लेसेस थे जिनको जोड़ने के लिए था, राज्य थे? ऑप्शन है आपका आगरा को असम से, ऑप्शन बी आगरा को कन्नौज से, ऑप्शन सी आगरा को सासाराम से और ऑप्शन डी आगरा को अहमदनगर से। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आगरा को सासाराम से। तो सी बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या है? उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं?
ठीक है, आपको क्या बताना है, कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश विधानसभा में। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी 2। ठीक है, तो 21 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा कि उत्तर प्रदेश में कितने नामांकित एंग्लो इंडियन है, तो वो है केवल एक ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किसने 2024 का बुकर पुरस्कार जीता और विजेता उपन्यास का शीर्षक क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका एन माइकल्स हेल्ड, ऑप्शन बी पर्सिवल एवरेट जेम्स, ऑप्शन सी रेचल कुशनर क्रिएशन लेक और ऑप्शन डी शामांथा हार्वे ऑर्बिटल। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी शामांथा हार्वे ऑर्बिटल, जो क्या हुआ था, बुकर पुरस्कार में जीता था। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है जो कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है। कि मानव शरीर में आपको बताना है कि सबसे कठोर पदार्थ और किससे होता है, कैल्शियम फास्फेट से बनता है। ऑप्शन है आपका एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, दूसरा है आपका दंतवल्क या फिर इनेमल, ऑप्शन सी न्यूक्लियोटाइड एंड ऑप्शन डी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी इजी क्वेश्चन है, आपने इसको पहले भी सुना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, दंत बल्क या फिर इनेमल। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन 24 में क्या पूछ रहा है आपसे, ग्रेफाइट, डायमंड और बक मीन्स फुलरीन किस तत्व के अपरूप हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका कार्बन, ऑप्शन सी है आपका मॉलिब्डेनम, ऑप्शन सी प्लूटोनियम, ऑप्शन डी ऑस्मियम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा। तो 24 का जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये ग्रेफाइट, डायमंड और बक मीन्स फुलरीन ये सभी किसके हैं, कार्बन के ही अपरूप हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 में वो आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। प्राथमिक क्षेत्र आपको बताना है। ऑप्शन ए परिवहन, ऑप्शन बी दुग्धालय या फिर डेयरी, ऑप्शन सी जूते का कारखाना एंड ऑप्शन डी बैंक। ठीक है, चलिए, तो 25 का सही आंसर आप बता दीजिए। आपको क्या बताना है, प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या, दुग्धालय ही तो हो सकता है, डेयरी। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 26 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके पास भारत के मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति है। ऑप्शन ए गृह केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री एंड ऑप्शन डी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी मंत्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, क्या भारत के राष्ट्रपति को ही हटाने की शक्ति है, किसको, मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त को। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 27 में आपसे पूछ रहा है, ये यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत यातायात अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा के लिए जुर्माना राशि क्या है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत यातायात अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा के लिए, कि अगर आपको यातायात अधिकारी ऑफिसर ट्रैफिक पुलिस आपको कुछ भी आदेश दे रहे हैं और आप उनके आदेश के पालन नहीं कर रहे हो, अवज्ञा कर रहे हो, तो उसके लिए क्या जुर्माना हो सकता है। ऑप्शन ए है आपका 10,000 रुपए, ऑप्शन बी 5,000 रुपए, ऑप्शन सी 4,000 रुपए और ऑप्शन डी 2,000 रुपए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 2,000 रुपए। अगर आप ट्रैफिक पुलिस की बातों को नहीं मानते हो, अवज्ञा कर रहे हो, तो आपको 2,000 रुपए का क्या देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका
28 क्या पूछा है, किसके आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया। तो ऑप्शन ए आपका हेनरी मोजले, ऑप्शन बी डेमित्री मेडलिफ, ऑप्शन सी जॉन न्यूलैंड एंड ऑप्शन डी जोहान डोबेरॉयनर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डेमित्री मेडलीफ। डेमित्री मेडलीफ के ही आवर्त नियम को संशोधित करके आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में हम चलते हैं। 29 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि नंदा देवी जयमंडल बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी जयमंडल कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन सी ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तराखंड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उत्तराखंड में ही नंदा देवी जयमंडल है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच हुए पूना समझौते या फिर पैक्ट का कब हस्ताक्षर किया गया था। पैक्ट या फिर पूना समझौता का हस्ताक्षर कब हुआ था। ऑप्शन ए है आपका जुलाई 1932, ऑप्शन बी नवंबर 1932, ऑप्शन सी अगस्त 1932 या फिर ऑप्शन डी सितंबर 1932। तो पूना समझौता पैक्ट पर हस्ताक्षर गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सितंबर 1932 में किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के लिए आपके सुपर 30 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप चैनल पे हमारे फर्स्ट टाइम आए हो तो स्किल ग्रैबिट क्लासेस को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सभी के साथ में